लवली शर्मा, आपका बी ब्लेंड पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू सो मच। लोगों को मेरे ख्याल से पता ही चल गया होगा, लवली शर्मा आई है तो मन की बात नहीं होगी, मैन की बात होगी। एग्जैक्टली राइट। सो लवली, मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट फेक फेमिनिज्म या फिर जो ओवर द टॉप फेमिनिज्म है उसके बारे में? हमको ना सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि फेमिनिज्म होता क्या है। फेमिनिज्म है कि आप वुमेन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स के लिए लड़ाई करें। आप उस बारे में बात करें कि औरतों को समान अधिकार और समान मौके मिलने चाहिए जैसे कि आदमियों को मिलते हैं। फेमिनिज्म गलत नहीं है। हम जिस बारे में बात करते हैं वो है फेक फेमिनिज्म और टॉक्सिक फेमिनिज्म, जो कि फेमिनिज्म की आड़ में अपनी मनमानियों को सामने रखा जाता है। तो फेमिनिज्म का मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी। हर कोई इंसान, आदमी भी फेमिनिस्ट होता है, औरत भी फेमिनिस्ट होती है जब बात अधिकारों की आती है। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो है कि आप जिस तरीके से आदमियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जिस तरीके से आप आदमियों को नीचा दिखाते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उससे हमें तकलीफ होती है। ओके, सो डू यू एग्री कि मेल एट्रोसिटीज होती है? बिल्कुल। इस दुनिया में अगर अत्याचार हो रहा है तो वो हर किसी के ऊपर हो रहा है। कोई परेशान होता है तो वो हर कोई होता है। उसमें ये तो है नहीं कि सिर्फ एक मर्द होगा तो वो जिम्मेदारियां उठाएगा, उसके मन में कोई जज्बात नहीं हो सकते, या फिर औरत है तो उसको सेंसिबल ही होना है, वो ज़िंदगी में आगे फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकती है। सबकी अपनी फीलिंग्स होती हैं। हर कोई एक इंसान है तो हम जात इंसान की ना। हमारी सोसाइटी में जो है फीमेल को एक जो लेवल है एक मेल से हमेशा ऊपर ही होता है। सो व्हाट इज योर आइडिया अबाउट इट? जब एक बच्चा पैदा होता है घर में तो अगर लड़का हुआ है तो एक चीज़ बोली जाती है कि ये हमारा घर चलाएगा, ये हमारी जिम्मेदारियां उठाएगा। लड़के का होने का जश्न सिर्फ उस दिन तक होता है जब उसके कुआं पूजन होता है या फिर वो फेस्टिविटीज होती हैं। उसके बाद जैसे जैसे लड़का बड़ा होगा उसके ऊपर वो चीज़ें डाल दी जाती हैं। वो कहते हैं ना, एक आदमी जो होता है, एक जो मर्द होता है ना, वो जिम्मेदारियों का टोकरा अपने सर पे लेके चलता है, जिसमें हर कोई अपनी अपनी चीज़ें, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी अपनी ख्वाहिशें, अपनी उम्मीदें उसमें डालता जाता है कि मेरा भाई है तो मेरी रखवाली करेगा, मेरा बाप है तो मेरे सपने आके पूरा करेगा, मेरा प्रेमी है या मेरा पति है तो वो मेरी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। ये सब हम आदमियों के ऊपर डालते जाते हैं। औरत से सिर्फ एक उम्मीद लगाई जाती है कि वो हमारा घर बसाएगी, वो एक गृहस्थी का पालन करेगी। तो दोनों तरीकों को दोनों इंसानों को पालने का एक तरीका अलग है। औरतों को या लड़कियों को जब पाला जाता है तो ये बोला जाता है कि तुम्हें आगे काम करना है या नहीं करना है वो तुम्हारी मर्जी होगी। एक बात थी कि अगर औरत जो है वो कुछ भी ना कमाए, वो अगर ज़िंदगी में कुछ अपने फाइनेंशियल या फिर अपने जैसे कहते हैं ना करियर गोल्स ना रखे, तब भी उसकी शादी होगी। एक औरत से कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम कमाती हो या नहीं कमाती हो शादी के ग्राउंड के लिए। लेकिन अगर आदमी है तो अगर वो नहीं कमा रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसका शादी हो ही नहीं सकता है। और मुझे जिस चीज़ से तकलीफ होती है वो ये होती है कि आदमी तो यार सदियों से घर चलाते आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अभी अभी नया नया कुछ काम करना स्टार्ट किया है। नया नया जो दौलत है, नई नई जो शौहरत है, नया नया जो काम है वो औरतों को मिलना शुरू हुआ है। एंड वो एक राहत इंदौरी साहब का शेर था कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। बात वही है कि जो औरतों के लहजे में आ गया है ना कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप कमाने के बाद जता रही हैं। आदमियों को कभी इस चीज़ से तकलीफ नहीं हुई कि एक औरत बाहर निकल के काम करे। आदमी ने हमेशा सपोर्ट किया है। चाहे आप राजा राम मोहन राय जी के लिए बात करें या फिर आप और किसी भी इंसान के लिए बात करें जिसने औरत के लिए आगे स्टैंड लिया। सिकंदर भी जब लड़ने के लिए जाता था तो पहले अपनी बीवी से सलाह मशवरा करता था। तो आदमियों ने कभी औरतों को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जब बात आई कि वो बाहर निकल के काम करेंगी या नहीं करेंगी। ये औरतों ने शुरू कर दिया कि ये तो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, ये तो हमारी कमाई खा रहा है, हम कब तक उसे खिलाएंगे। तो ये हमारी गलती है कि हमने उनके कामों को, उनके सपोर्ट को हमेशा नज़रअंदाज किया और जब आज हम करने लग गए हैं तो हमने जताना शुरू कर दिया। एक आदमी जब पैदा होता है तो उसको पहले एजुकेशन करना होता है, उसके बाद फिर उसको इंजीनियर बनना होता है, उसके बाद फिर उसको जॉब करना होता है, उसके बाद फिर उसको शादी करनी होती है। तो वो अपने सारे सपने जो है वो
परे छोड़ के वो एक अलग ही जर्नी जी रहा होता है, उसके बाद भी डू यू थिंक ही हैव अ राइट इन दिस सोसाइटी? अधिकार हमने नहीं दिया ना। ये समाज ने एक ढांचा तैयार किया हुआ है कि एक आदमी है तो वो कमा के लाएगा, एक औरत है तो वो जननी बनेगी, वो माँ बनेगी, बिना माँ बने वो अधूरी होती है। ये हमने ढांचा तैयार किया है। हमने पाला ही उस बच्चे को उस तरीके से कि नहीं, तुम नहीं रो सकते हो, तुम अपने जज्बात नहीं बयां कर सकते हो। अगर तुम रोगे तो क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? तुम अगर ऐसे उदास हो जाओगे, अगर तुम ऐसे दिखोगे तो तुम वीक दिखोगे। स्ट्रॉन्ग मैन डोंट क्राई, मैन डोंट क्राई। ये हमने ढांचा तैयार किया हुआ है। अधिकार तो उनको भी है, इंसान तो वो भी है ना। ये तो हमने उनको बोल दिया कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द होता है, बस वो जताता नहीं है। So true. मर्द भी रोते हैं। मर्द भी रोते हैं। हम उनको संसार के सामने इजाजत नहीं देते रोने की, इसलिए वो अकेले में जाके रोते हैं। एंड इट इज इन रिकॉर्ड्स, इट इज इन फैक्ट्स कि आदमी सबसे ज्यादा डिप्रेशन में आते हैं। आदमी औरतों से ज्यादा सुसाइड करते हैं। सुसाइडल रेट्स आदमियों के 2.5 गुना ज्यादा होते हैं औरतों के मुताबिक। तो ये हमारी गलती है कि हमने उन लोगों को इंसान नहीं माना। बट मुझे बताइए, जैसे हम सुसाइड की बात करते हैं, जैसे एक फीमेल अगर सुसाइड करती है तो उसको जो है सिंपैथी दी जाती है या ये किया जाता है, जब मेल सुसाइड होता है तो वो एड्रेस होता है? यार, एक आदमी जब मरेगा ना तो आप कभी उस चीज के बारे में नहीं सोचोगे कि एक आदमी उस घर से चला गया है। आप ये सोचोगे कि अब उस घर को कौन चलाएगा। तो आदमी के जीते जी भी उसकी जो वैल्यू थी वो पैसों को लेके थी। आदमी के मरने के बाद भी जो उसकी वैल्यू थी वो पैसों के लिए ही होगी। ये हम लोगों की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। ये हम लोगों की गलती है कि हमने पैसों से ज्यादा किसी इंसान को तवज्जो दी ही नहीं। जैसे एक फीमेल है तो अभी आपने आसपास ही देखा होगा कि मी टू मूवमेंट आया या फिर मैरिटल रेप है, ये सारी चीजें चल रही है, इसके बारे में व्हाट इज योर आइडिया, हाउ इट्स डैमेजिंग द सोसाइटी ऑफ मेल? जब हम बात करते हैं ना क्राइम्स की, क्राइम्स होते हैं, औरतों के खिलाफ भी होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि रेप नहीं होता, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, हरासमेंट नहीं होती। मैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को डिफेंड नहीं करती। लेकिन अगर आप 5-6 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद, कंसेंशुअल सेक्स करने के बाद, फिजिकल इंटीमेसी के बाद आपको एकदम से ख्याल आता है कि नहीं यार, अभी चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही हैं, या फिर वो इंसान आपके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस और फ्रेम के मुताबिक नहीं चल रहा है, तो आप एक दिन अचानक से उठ के कह देते हो कि मैंने तो मना किया था और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी। मैं एक आदमी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, एक आदमी है 5 साल तक रिलेशनशिप में है, फॉर एग्जांपल 1 साल भी उसके रिलेशनशिप को हुआ है, लिव इन को, शादी को, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप को, 1 साल से आप मर्जी के अनुसार अपने दोनों एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। एक दिन अचानक से आपका मन नहीं करता है और आप बोलते हो कि मुझे नहीं करना है। आदमी उसको फन की तरह लेगा, बिकॉज आप 1 साल से मस्ती ही तो कर रहे थे। आदमी ने आपके ना को ये समझा कि चलो ठीक है वही है, एंड उसके बाद चीजें हो गई आउट ऑफ अ मूवमेंट और एक पब्लिसिटी और एक कंट्रोवर्सी के लिए आप अचानक से आके बोलते हो कि नहीं, उस दिन मेरा मन नहीं था। उस दिन आपका मन नहीं था तो आदमी इतना भी वो कहते हैं ना कि कमज़ोर नहीं होता कि वो अपनी चीज़ों को उस सेंस को कंट्रोल ना कर सके। आदमी का सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। एक आदमी को पता है कि उसको कब नजरें झुकानी है और कब नजरें उठानी है। हर आदमी सड़क पे चलता हुआ, आप किसी भी आदमी को देख लो, वो आपको बुरी नज़र से नहीं देखता है, वो अपने काम से काम रखता है। जब तक आप उसको हिंट नहीं दोगी, जब तक आप उसको अपनी मर्जी नहीं दिखाओगी, तब तक वो आपके लिए कदम नहीं उठाएगा। चाहे आप वर्क प्लेस की बात ले लो, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री की बात ले लो, चाहे आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स, कलीग्स, अपने ग्रुप, किसी की बात ले लो। ये लड़की की आंखों में होता है कि उसको आदमियों को कितनी हद में रखना है। अगर आज मैं सड़क पे चली जाऊं या फिर आज मैं किसी भी जगह काम करूं, मैं भी एक इंडस्ट्री में काम कर रही हूं, मुझे पता है ना मुझे किसके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना है। अगर मैं किसी को उसकी पर्सनल हदें लांघने की इजाज़त दे रही हूं तभी वो हद लांघेगा। कोई आदमी नहीं चाहता कि कल को कोई भी औरत मुंह उठा के उसके ऊपर रेप का इल्जाम ठोक दे। इतना बड़ा कोई रिस्क लेगा भी कोई भी नहीं लेगा भाई, उसका इज्जत है, उसका करियर है। कोई नहीं चाहेगा कि यार कोई भी औरत आके उसकी कैरेक्टर के ऊपर बात उठाए। उसकी अपनी फैमिली है, अपनी जिंदगी है, तुमने कुछ तो हिंट दिया होगा ना।
आई एम नॉट डिफेंडिंग रेप्स, मैं रेप को अभी भी डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो 5 साल 6 साल मर्जी से करते हुए एक दिन अचानक से बोलते हैं कि नहीं हो रहा। कुछ तो ऐसा तुम्हारी भी गलती हुई होगी ना जो तुमको 5 साल बाद याद आया। तो क्या फीमेल जो है वो अपने फीमेल होने के जो फायदे हैं उसको पूरा एनकैश करती है, ऐसा तुमको लगता है? ऑब्वियसली यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हर इंडस्ट्री में तभी तो ये वर्ड आया ना जब किसी ने किया होगा। कोई औरत राजी हुई होगी उन चीजों के लिए, तभी वो चीज हुई। देखो आदमी तो ऑफर करेगा, हर इंसान ऑफर करेगा, तुमने भी तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाया होगा ना ऑफर में। मैं बस वो चीजें कहती हूँ। So basically तुम बोलना चाहती हो कि ताली दोनों हाथों से बजती है। Obviously ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ से सिर्फ चुटकी बजती है, एक हाथ से ना सिर्फ आपको इंटिमेट किया जाता है किसी चीज को लेके। अगर कोई इंसान किसी लड़की के पास जाके अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, एक रुझान दिखा रहा है, तो वो लड़की या तो उसको रोक देगी या उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगी, हंसी मजाक में फन में ले लेगी। जैसे ही वो फन एक्सेप्ट होता है तो यार आदमी बहुत प्रैक्टिकल है, वो या तो हाँ समझता है या तो वह ना समझता है। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ, ये हमारी है कि नहीं हम मुंह से हाँ बोल रहे थे मन में ना था, मुंह में हाँ था लेकिन मन में ना था। ये हम लोगों की कंफ्यूजन है। इट इज नॉट मेन। आप हर जगह पे आदमियों को गलत नहीं दिखा सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये मी टू मूवमेंट निकला था या फिर है ना डिवोर्स जैसे केसेस होते हैं, यहाँ पर आदमी ही हमेशा कल्प्रिट क्यों होता है? क्योंकि औरत तो बेचारी है ना, औरत तो बेचारी है। रेप औरतों के साथ भी होते हैं, आदमियों के साथ भी होते हैं। राइट। लेकिन क्या कभी रेप के विक्टिम जो आदमी है उसके केसेस के बारे में आपने किसी भी मीडिया पोर्टल पे सुना? नहीं। बात वही है कि डिप्रेशन में आदमी भी आ रहे हैं, उदास आदमी भी हो रहे हैं, परेशान आदमी भी हो रहे हैं, हरासमेंट आदमियों को भी झेलना पड़ रहा है, टॉर्चर क्राइम्स आदमियों के साथ भी हो रहे हैं। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको दिखाएं, हम उनके बारे में सोचें। लेकिन हमारे लिए मेन इज़ अ ऑब्जेक्ट जो कि घर में कमा के लाएगा, एंड औरत इज़ अ पर्सन जो कि जितना भी इस दुनिया में गलत होगा वो तो औरत के साथ होगा। मुझे बताइए, जैसे एक लड़की शादी करके घर पे आती है और फिर सडनली वन फाइन डे वो बोलती है कि मुझे आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, सो व्हाट इज योर स्टोरी अबाउट दैट? यार मेरे को तो वो लड़कियां ही नहीं समझ में आती है जो ये कहती है कि आप मेरे माँ बाप के साथ तो बात करो, आप मेरे माँ बाप की इज्जत करो, लेकिन मैं आपके माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो? मैं ये चीज़ कभी नहीं समझ पाती कि आपके लिए आपके माँ बाप, आपकी ज़िंदगी सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। हाँ लड़कियाँ अपना घर छोड़ के आती हैं, लेकिन ये तो संसार का ट्रेडिशन है ना। आपके घर में कोई और लड़की आएगी, आप किसी और के घर में जाओगे, एंड इट इज़ नॉट लिविंग विद योर पेरेंट्स, इट इज़ कि आपकी अपनी ही गृहस्थी है यार। माँ बाप सदा तो नहीं रहने यार वाले। लेकिन अगर आदमी अगर औरत के घर पे रहने चले जाएगा तो फिर सोसाइटी उस पे उंगली भी उठाएगी। घर जमाई बोलते हैं ना उसको, औरतों के टुकड़ों पे पल रहा है। हाँ, तो ये सोसाइटी की मेंटालिटी को कैसे तुम रोस्ट करोगी? यार देखो समाज की गलती है ही नहीं। समाज कौन है? समाज हमारे आसपास रहने वाले 4 लोग हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, आपके घर में कोई भी तकलीफ होगी, आपके घर में कोई भी परेशानी होगी, तो आपके दोस्त आपसे पूछेंगे घर में क्या हुआ। राइट। वो समाज है। आपके आसपास रहने वाले लोग समाज होता है। किसी दूसरे शहर में रहने वाले लोग या किसी दूसरी जगह में रहने वाले लोग आपका समाज नहीं होंगे, एंड आप समाज से नहीं भाग सकते हो। मैं ये कहती हूँ कि आप सोसाइटी के मुताबिक अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशंस मत करो, लेकिन आप ये भी मत अपनी ज़िंदगी को लेके एकदम ऐसे हो जाओ कि यार समाज तो कुछ भी नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बिना कपड़ों के गलियों में नहीं घूम सकते हो। इट इज़ दैट सोसाइटी, क्योंकि वो अपनी नज़रें झुकाएगी। इट इज़ नॉट दैट वो कल्चर कि मेरी मर्जी में कुछ भी पहनूं। वो समाज है जो आपके आसपास रह के आपकी परवाह करता है, आपके बारे में पूछता है। अगर आपके दोस्तों ने, आपके आसपास के पड़ोसियों ने आपके बारे में पूछना छोड़ दिया, आपके घर में कल को कुछ भी हो जाएगा ना अनहोनी, आप फिर हो गया यार कल को कोई पूछने नहीं आया। आप समाज से नहीं भाग सकते हो। इस समाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा हम लोगों ने बनाया है, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर समाज नहीं होगा ना तो हमारी आंखों में कोई डर नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं होगी। हम जब खुश होते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को मिठाइयाँ बांटते हैं ना। हम अकेले तो मिठाई नहीं खाते हैं। इट इज़ दैट सोसाइटी। मैं सोसाइटी के खिलाफ नहीं हूँ,
लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को लेके ये बोलते हैं कि नहीं, मैं अपने घर में लव मैरिजेस अलाउ नहीं करूँगा, समाज क्या कहेगा, मैं अपनी बेटी को इंजीनियर नहीं बना सकता हूँ, समाज क्या कहेगा, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई भी फैसले नहीं ले सकता हूँ कि समाज क्या कहेगा, मैं उस चीज़ के लिए बोलती हूँ कि समाज आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है। आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में कोशिश करते हैं अच्छा आदमी, अच्छी बेटी, अच्छा भाई, अच्छा बहू, अच्छा बहन, अच्छा भाई, ये सब बनने के लिए, क्योंकि ये जो समाज है ये हमको एक वैलिडेशन देता है, जबकि हमें घूम फिर के एक अच्छा इंसान बनना था, एंड समाज हमारे अंदर है। क्या तुमको लगता है कि जो गे मेल्स होते हैं, they are more happy than normal males? I would not comment on this. I want to know that. Right, I would not comment on this because they are choosing their lives like they want to be. वो खुश हैं क्योंकि वो खुश रहना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दो मेल्स एक साथ ज्यादा खुश है एज कम्पेयर टू मेल फीमेल के? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। देखो, मैं अपने रिलेशनशिप में खुश हूँ। खुश रहना ये हमारी अपनी चॉइस होती है। किसी भी तकलीफ में रह के, किसी भी परेशानी में रह के हमको खुश रहना है, या हमको ढोल पीटना है अपनी उदासी का, या हमको सिर्फ रोते रहना है, हमको कॉर्नर पकड़ना है, ये हमारी चॉइस है। अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देना है, ये हमारे डिसीजंस होते हैं। जॉन एलियस साहब का एक शेर है कि यानी ये खामोशी अब किसी काम की नहीं, यानी ये खामोशी भी अब किसी काम की नहीं, यानी मैं बयां करके बताऊं कि मैं उदास हूँ। कि आप खामोश हो ये लोग तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि आप उनको मुंह से ना बताओ कि आप उदास हो। तो ये चेहरा है ना, ये चेहरा डिसाइड करता है कि हम खुश रहना चाहते हैं। तो ये चेहरा फीमेल्स को नहीं समझ आता? यार, फीमेल्स को कुछ नहीं समझ में आता। मैं सारी फीमेल्स को गलत नहीं कह सकती हूँ। देखो, उसमें मैं भी आती हूँ, मेरे आसपास के लोग भी आते हैं, मेरी माँ भी आती है, मेरी बेटी होगी तो वो भी आएगी। मैं हर औरत जात को गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं उस औरत को गलत बोल रही हूँ जो ये कहती है कि मुझे आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना, मुझे आपकी प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा चाहिए, मुझे डिवोर्स के बाद फलाना। अच्छा, माँ बाप के साथ नहीं रहना है तो फिर प्रॉपर्टी भी क्यों हिस्सा चाहिए? वही तो सैड पार्ट है ना, कि आपको उनकी कमाई हुई प्रॉपर्टी पे, उनकी कमाई हुई जिंदगी पे आपको अधिकार चाहिए, लेकिन आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हो। माँ बाप कितने दिन जिंदा रहेंगे? और शादी के बाद मुझे आप बताओ कि वाई फीमेल नीड टू डिपेंड ऑन मेल ओनली? मेल फीमेल पे क्यों नहीं डिपेंड हो सकता है? आप एक सोसाइटी के उस एक कल्चर के बारे में बात कर रहे हो जिसमें आदमी बाहर जाता है कमाने के लिए, औरत गृहस्थी संभालती है। ये सदियों से चलता आ रहा है। आदमी भी डिपेंडेंट होते हैं औरतों पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी काम कर रहे हैं, औरतें भी घर चला रही हैं, औरतें भी काम कर रही हैं, लेकिन वो औरतें आके इस चीज़ का ढोल नहीं पीट रही हैं। हमेशा एक बात को लेके अपने जहन में काम करना चाहिए कि कमाए कोई भी आपकी ज़िंदगी में, चाहे आदमी कमा के लाए चाहे औरत कमा के लाए, वो चीज़ें आपके घर के लिए हो रही हैं। वो पैसा आपके घर में आ रहा है, वो आपके फ्यूचर के लिए हो रहा है, वो आपके बच्चों की ज़िंदगी के लिए हो रहा है। अगर आप उस मेंटालिटी से काम करेंगे, अगर आप उस सोच को रख के काम करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं ना कि कौन कमा के ला रहा है, चाहे आदमी कमाए चाहे औरत कमाए। लेकिन हमारी जो सोच है ना, हम भी तो सोसाइटी का पार्ट हैं। अगर आप किसी दोस्त के घर पे जाएंगे जहाँ पे आपको दिखता है कि आदमी घर संभाल रहा है, औरत काम करती है, बाहर काम करती है, तो आप भी घर पे आके एक बात ज़रूर बोलोगे अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से कि देखो, औरत तो पूरे दिन बाहर रहती है, आदमी घर चलाता है। तो ये मेंटालिटी चेंज करनी होगी। ये मेंटालिटी हमें चेंज करनी है, ये और किसी को नहीं बदलनी है। हर एक को अपनी मेंटालिटी बेसिकली चेंज और जब करनी हम होगी। ये चीज़ सुने ना किसी के मुंह से कि औरत कमा के ला रही है और आदमी घर बैठा हुआ है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको टोकें, हम उसको बोलें कि कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट वो दोनों खुशी खुशी तो कर रहे हैं ना ये काम। औरत किसी मजबूरी में तो नहीं जा रही बाहर कमाने के लिए कि आदमी घर बैठ के दारू पीता रहता है और औरत कमा के लाती है, उसको वो वाली मजबूरी तो नहीं झेलनी पड़ रही है। अगर औरत खुश है अपनी जिम्मेदारियां उठाने में, आदमी खुश है अपनी घर की जिम्मेदारियां उठाने में, सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं होगी। सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम
अपने आप को भी सुधारे, अपनी सोच को भी सुधारे, और अगर कोई हमारे सामने वो चीज़ बोल रहा है तो उनको भी टोके। हम लोग फन में ले जाते हैं, हम लोग हंसी उड़ाते हैं उन चीज़ों की, ये हमारी गलती है। क्या जब भी डिवोर्स होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो सारे जो राइट्स होते हैं या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो मेल्स की क्यों होती है? इल्ज़ाम और आदमियों के ऊपर आता है, अधिकार आदमी के पास कुछ भी नहीं है। अगर किसी का घर टूटता है तो आदमी को बोला जाता है कि या तो वो दारू पीता होगा, या तो वो लड़की बाज होगा, या तो वो कमा के नहीं लाता होगा। ये बहुत सारे एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें आदमियों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि उसका घर टूट गया। औरत के ऊपर क्या है, बेचारी परेशान होगी, डोमेस्टिक वायलेंस होता होगा, दहेज की प्रताड़ना होती होगी, 2-3 चीज़ें, लेकिन इल्ज़ाम तो आदमी के ऊपर आया। अच्छा, दहेज की प्रताड़ना एक ऐसा केस है जिसमें उसमें जो है सीधा अरेस्ट ही है, उसमें और कोई ये नहीं, लेकिन ऐसी कोई धारा जो है वो आदमी के पास नहीं है। यार आदमी के पास लीगल कोई भी राइट नहीं है। अब अरेस्ट नहीं होता है, अभी पहले बयान दर्ज होगा, चीजें होंगी, और उसके बाद मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगता है, आईओ पूरे केस की वो करती है, लेकिन जज हमेशा आदमी ही होता है। आदमी को ही करेंगे ना। एक औरत से थोड़ी पूछा जाएगा कि तुम्हारा घर क्यों नहीं बस रहा। औरत से हमेशा ये पूछा जाता है कि तेरे साथ क्या हुआ। ये जो औरतें होती है ना, जो आंटियां होती है मोहल्ले की, ये तो बोलेंगी आंटियों ने बिगाड़ रखा है माहौल। आंटियों ने बिगाड़ रखा है, आंटियों के पास चुगलियों के अलावा क्या काम होता है। कीर्तनों में भी जाएंगे तो चुगलियां ही तो करेंगी। ट्रू। आप देखिए कीर्तन में जाके आंटी कोई राम नाम थोड़ी लेता है। आज तेरी बहू ने क्या पहना है, तेरी बहू के बच्चा हुआ नहीं हुआ, और क्या हुआ, कुछ नहीं कर रहे क्या, मतलब बेटा कोई काम नहीं कर रहा क्या, औरत मतलब बहू तुम्हारी कमाने जाती है, क्यों कमाने जाती है, अब तो शादी को 2 साल हो गए, अब तो प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। ये औरतों के अंदर चुल रहती है ना। कभी आदमियों की डिस्कशन सुनी है इस बारे में? आदमी अपने काम से काम रखता है। ये जो जिसे कहते हैं ना गंदगी मचाई है, ये चुगलियों ने मचाई है, गॉसिप्स ने मचाई है। आओ बहन चुगली करें, आओ बहन चुगली करें। सबको सबकी जिंदगी में झांक के देखना है, किसी को अपने अंदर नहीं झांकना है। सबको उस चीज से तकलीफ होती है कि कोई दूसरा खुश कैसे है। किसी को अपनी चीजों को नहीं देखना कि उनके जिंदगी में अगर दुख है तो वो किस वजह से है। तो बेसिकली जो है आपस के एंटरटेनमेंट में मर्दों की लाइफ हेल होके रखी हुई है। Obviously. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ट्रिपल तलाक? क्या वो वुमेन्स को सेफगार्ड करना था या एक और मेन पे लात पड़नी थी? एक तरह से तो देखा जाए ये बहुत अच्छा भी हुआ था। अगर हम एक पार्ट ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करें जहाँ पे एक आदमी के पास मल्टीपल शादियों के ऑप्शंस थे और वो ऐसे तलाक लिया करता था, वो एक पार्ट ऑफ सोसाइटी को सेफगार्ड करने के लिए था, उस वक्त की ज़रूरत थी। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जितने भी रिवोल्यूशंस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी हिस्से की ज़रूरत होगी। बट यू नो, जोक ऑफ द डे, ट्रिपल तलाक लॉ के अगेंस्ट भी वुमेन्स खड़ी थी। इस्लाम की बात अलग है, बट एक तरह से देखा जाए तो औरतों के पास भी अधिकार था ना कि अगर वो किसी इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हैं तो वो बाउंड नहीं है। करेक्ट। वो उनके पास एक ऑप्शन था, जबकि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट इतनी इजाजत नहीं देता है। आपने शादी कर ली है तो फिर आपको लीगली ही जाना पड़ेगा, चाहे आपकी शादी कागजों में ना हुई हो, लेकिन तलाक आपको कागजों के थ्रू ही लेना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी था कि यार वो एक रिश्ते को बचा सकती थी या फिर वो एक रिश्ते से अलग हो सकती थी। तो वही है कि 2 हिस्से होते हैं समाज के। मेरा बोलना ये है कि जैसे ट्रिपल तलाक का लॉ आया अबॉलिश का, तो इसके अगेंस्ट भी वुमेन्स खड़ी हुई कि नहीं ये ट्रिपल तलाक अबॉलिश का नहीं होना चाहिए। उसके अगेंस्ट भी फीमेल, तो क्या फीमेल्स कंफ्यूज्ड होती है या आधी इधर होती है आधी उधर होती है, ऐसे कुछ? यार जिन लोगों को फायदा उठाना होता है चीजों का, वो लोग हर चीज से फायदा उठा लेती हैं। वो कहते हैं ना कि 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है। आपकी किसी चीज को लेके अलग सोच होगी, मेरी किसी चीज को लेके अलग सोच होगी। आज मैं आदमियों को लेके बहुत ज्यादा सॉफ्ट पर्सपेक्टिव से फैसले रखती हूँ, क्योंकि जिंदगी में मैंने सिर्फ एक चीज देखी है कि अगर आपको किसी भी चीज के डिसीजंस लेने हैं ना, कभी भी अपने लाइफ को लेके क्वेश्चन करना है, तो अपने आप को दूसरे के, वो कहते हैं ना कि दूसरों के जूते में पाँव फंसा के देखो कि वो इंसान कितना रगड़ खा के आया है, उसने कितनी घिसी है अपनी चप्पल। तो मैं वहाँ देखती हूँ कि एक आदमी पूरा दिन मेहनत करके, वो कहते हैं ना कि
बिना उफ किए कि वो सुबह जा रहा है, नौकरी पे जा रहा है, पूरा दिन धक्के खा रहा है, बॉस की बातें सुन रहा है, फिर शाम को आके बीवी से भी लड़ाइयाँ कर रहा है, मतलब लड़ाइयाँ नहीं कर रहा है, बीवी की भी बातें सुन रहा है, अपने घर को भी संभाल रहा है, बच्चों को भी संभाल रहा है, वो सब कुछ संभाल रहा है। एंड देन जब उसको दिखता है ना कि उसके घर के रिलेशनशिप जो है, जो उसका परिवार है, वो बिखर रहा है, तो वो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। आदमी तो कभी अपने लिए जीता ही नहीं है, वो हमेशा दूसरों के लिए कमाता है कि मैं कमा के लाऊंगा तो मेरे माँ बाप की दवाई आ जाएगी, मेरे जो बीवी है, जो मेरा घर है, वो उसका खर्चा चल जाएगा, मेरे बच्चों की फीस भरी जा सकेगी। आदमी कब अपने शौक मौज पूरे करने के लिए कमाता है कि मैं कमा के लाऊंगा तो मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, नई गाड़ी खरीदनी है। वो ज़रूरतों के लिए कमाता है, ज़रूरतों के लिए जीता है। मुझे उस चीज़ से तकलीफ होती है कि हम एक इंसान की पूरी ज़िंदगी खा जाते हैं, लिटरली खा जाते हैं। Who's more insecure in relationship, a male or female? देखो, रिश्ते में जब एक इनसिक्योरिटी की बात आती है तो आदमी सबसे ज़्यादा, यार मर्द कोई भी हो, उसको हमेशा एक डर लगा रहता है कि उसका जो रिश्ता है ना वो टूट ना जाए। एंड आजकल के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आजकल की जो मोहब्बतें हैं, ये बड़ी कच्ची मोहब्बत होती है, क्योंकि ये बातें नहीं करती, इन्हें प्यार जताना नहीं आता, इन्हें प्यार निभाना नहीं आता। इन लोगों के पास ना एक ऑप्शन है कि ये आज किसी के साथ हैं, आज इनका मन भर गया तो ये कल किसी और के साथ होंगे। इन्होंने अपने पास ना एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं बेंचिंग, कि बैकअप में लोग बैठा रखे हैं कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा। बेस्ट फ्रेंड्स तैयार है लड़कियों के लिए क्योंकि सब एक दूसरे के पीछे लाइन में खड़े हुए, सब पीछे लाइन में खड़े हैं। आप किसी के भी डीएम्स खोल के देख लीजिए, एक लड़की 4 लड़कों से बात कर रही होगी, अनटिल एंड अनलेस वो किसी एक के साथ सीरियस रिलेशनशिप में ना हो। जो लड़की सीरियस रिलेशनशिप में है वो है, लेकिन अगर वो सिर्फ टाइम पास वाला फ्लिंग चल रहा है, देखो आदमी जब एक रिश्ते में आता है ना, वो फिर लंबा सोच के आता है। आदमी कभी नहीं सोचता कि वो टाइम पास करेगा। आदमी का हमेशा ये सोचता है कि यार मुझे शादी करनी है, मुझे घर बसाना है, ये मेरी ज़िंदगी, मतलब ये मेरे आने वाले जो साल हैं मेरी ज़िंदगी के, ये मेरे साथ कैसी रहेगी। वो हमेशा आगे के सपने सजाता है। लड़के जो होते हैं जब रिलेशनशिप में आते हैं, वो सीधा लड़कियों को भाभी बनाते हैं, अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये तेरी भाभी है। वो इसलिए क्योंकि वो दिल से उस चीज़ को फील करते हैं, वो दिल से उसको रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रखते हैं। लेकिन लड़कियां जब रिलेशनशिप को इंट्रोड्यूस करती है अपनी दोस्तों के सामने, तो वो ये नहीं बोलते कि इससे मैं शादी करने वाली हूँ, ये मेरा बंदा है, ये मेरी सेटिंग है, ये आज के डायलॉग्स बता रहे, अच्छा, ये मेरी सेटिंग है, ये मेरा बंदा है। एंड फिर जो उसकी दोस्त होंगी वो जाएंगी कि अरे तेरा बंदा है तो हमको फिल्म दिखा के लाएगा, अरे तू उससे खर्चे करवाना, वो तेरा रिचार्ज क्यों नहीं कराता है, वो तेरे को आईफोन क्यों नहीं दिला रहा है। ये मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बचपना निब्बा निब्बी वाली हरकतें हो गई हैं, प्यार कम हो गया लोगों के बीच में। मतलब खर्चे चलाने के एक नया प्रीपेड प्लान है। एग्जैक्टली। सो मुझे बताओ, लड़कियों के सपने में हमेशा जो है राजकुमार घोड़े पे आता है या गाड़ी में आता है, कभी पैदल क्यों नहीं आता? नानी ने कहानी तो हमेशा यही सुनाई है ना कि सफेद घोड़े पे सवार होके एक राजकुमार आएगा। वो नानी भी एक औरत ही थी। कभी किसी बाप को देखा है कि वो अपनी बेटी को एक कहानी सुनाता है कि तुम्हारे लिए कोई राजकुमार आएगा? नहीं। बाप अगर कहानी से सुनाएगा ना बच्चे को, तो वो ये सिखाएगा कि तुम्हें बड़ा होना है। एक राजा था, उसने ऐसे काम किए, एक राजकुमारी थी जो इतनी अच्छी थी, दयालु थी। वो एक बच्चे में जब एक आदमी होता है, वो दूसरों में काइंडनेस डालने की कोशिश करता है, हम्बलनेस डालने की कोशिश करता है, मैच्योरिटी, एक जिंदगी को लेके सीख देता है। ये हम औरतें हैं जो सोचती हैं कि पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। अगर उसके पास इतने खेत, इतने जमीन नहीं पड़ी है तो शादी नहीं होगी। हाँ, ये हमारी सोसाइटी है ना, ये हमारी तो सोच है। मैंने कहीं सुना था, आदित्य ने बोला था कि आईपीएस जो होता है वो एक देहाती औरत से शादी कर लेगा, लेकिन एक ग्रेजुएट बंदी जो है वो किसी देहाती आदमी से शादी नहीं। आप ग्रेजुएट छोड़ो, एक पढ़ा लिखा आदमी, चाहे वो किसी भी पदवी पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, वो एक ऐसी औरत से शादी कर लेगा जो बिल्कुल ना कमाती हो, बिल्कुल ना पढ़ी हो, बिल्कुल सीधी, एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि घरेलू लड़की हो। उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि वो उस लड़की का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो क्या है, उसको नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन एक लड़की अगर वो 12वीं पास भी होगी ना, तो वो ये सोचेगी कि
एक आदमी जो हो वो उसको सरकारी नौकरी वाला चाहिए। एक लड़की अगर 10,000 कमाती है तो उसको आदमी 50,000 वाला चाहिए। एक लड़की 50,000 कमाती है तो उसको आदमी 2.5 लाख वाला चाहिए। उसको मर्सिडीज में घूमना है। कभी कोई लड़की ये सपने नहीं देखेगी उसको ऑल्टो या सेंट्रो में घूमना है या आई-10 वाला बंदा चाहिए। यार हम क्या देख रहे हैं, हम बैंक बैलेंस देख रहे हैं ना, कि शादी करनी है तो आदमी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम आराम से ऐश में कमा सके, ताकि जाते जाते भी अगर चला भी जाए तो कुछ छोड़ के जाए, कुछ छोड़ के जाए। कल को पहले जो खेत वगैरह देखे जाते थे वो इसलिए देखे जाते थे कि कल को आदमी ना रहा, कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो पीछे इतना पड़ा है कि ये दोनों घर संभाल लेंगे। पहले इसलिए माँ बाप पैसा देखते थे, खेत देखते थे कि कुछ नहीं होगा तो जमीन बेच के तो पैसा आ जाएगा, इन लोगों का घर चल जाएगा। माँ बाप गलत नहीं होते थे उस मामले में। लेकिन आज की जो सोच हो गई है वो ये हो गई कि अगर करोड़पति है तो डिवोर्स के बाद मुझे इतनी मेंटेनेंस देगा, अगर इतना प्रॉपर्टी है तो अगर डिवोर्स हो गया या फिर मैं अलग हो गई हूँ तो मेरे पास इतना अधिकार तो एलिमनी तो आएगा, 50% तो आएगा मेरे पास में। लड़कियां 10 लड़कों को पटाती हैं, उनके साथ शादी करती हैं, फिर उन लोगों से डिवोर्स ले लेती हैं, उनके 10 तरीके से मेंटेनेंस आ रहे हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम हो गया है। ये कहीं तो मैंने पढ़ा था कि एक बंदी ने कुछ लोगों से जो शादी की, कुछ फ्रॉड था, मैंने कहीं तो पढ़ा था। क्या था ये केस था गुड़गांव हाँ। की एक लड़की थी जिसने 4 अलग अलग जगह पे FIR दर्ज करवाई थी कि 4 लड़के हैं अलग अलग, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई आपका मतलब MP का बंदा है। 4 लड़कों ने उसको शादी का झांसा दिया। अब अगर कोई लड़का लड़की को शादी का झांसा दे के उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी करता है या फिर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहा है एंड देन उनका किसी रिलेशन मतलब किसी भी वजह से उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है या फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो लड़की इस ग्राउंड पे कि फॉल्स प्रॉमिसेस हुए हैं शादी के, वो रेप का केस लगा सकती है। मैं ये कहती हूँ रेप इज सच अ ब्रूटल वर्ड जिसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है इन जैसी लड़कियों ने कि इनके लिए तो बहुत आम बात हो गई है रेप। ये मर्जी से भी सेक्स करके आएंगे तो ये रेप का नाम दे देंगी। ये लड़कियों का आजकल का ये धंधा बन चुका है। उस लड़की ने 4 अलग अलग लड़कों पे शादी का झांसा देके फंसाने का इल्जाम लगाया। अब क्योंकि लड़का है उसको अपने आप को बचाना है, वो सेटलमेंट की बात करेगा, तो उसको ब्लैकमेल कर रही है कि किसी से 22 लाख रुपए, किसी से 25 लाख रुपए, किसी से 50 लाख रुपए, 4 अलग अलग लोगों से ले रही है। एक जगह पे लिटरली ये हुआ, कोर्ट को ये पता लगा कि मतलब उस बंदे ने एविडेंस के तौर पे बोला कि सर इसने 4 जगह पे सेम FIR दर्ज करवाई है, तो चलो मैंने उसको शादी का झांसा दिया, वो दूसरे के साथ भी शादी के झांसे में भी थी, तीसरे के साथ भी वो शादी करना चाहती थी, तो यहाँ तो मेरे साथ धोखा हुआ ना, वो क्योंकि वो सबकी शादी करना चाहती है। यहाँ मैं कैसे गलत हो गया, मैंने कैसे रेप कर दिया? और वो लड़की खुद शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, फिर भी वो दूसरों 4 लोगों के साथ शादी के झांसे में आ रही है। तो उसको फिर कोर्ट ने लिटरली उसको सम्मन दिया, वो नहीं आई किसी भी उसमें हेयरिंग में नहीं आई, क्योंकि जिस लड़के ने एविडेंस दे दिए थे उस हेयरिंग में नहीं आई। कोर्ट ने दूसरे कोर्ट में समन भेजा कि अगर तुम्हारे पास हियरिंग में आती है तो हमें बता देना, हम वहां आ जाएंगे। ये लड़कियों ने धंधा बना लिया है। लड़कियां अमीर लड़कों को पटाती हैं, टिंडर पे, बम्बल पे, डेटिंग एप्स पे, इंस्टाग्राम पे, वो स्टॉक करते हैं, लिटरली स्टॉक करती हैं, और वहाँ पे देखती है कि अच्छा इसकी लाइफस्टाइल तो अच्छी है, क्योंकि लड़कों का तो लड़के अगर BMW में घूमेंगे तो वो दिखाएंगे, लड़कों की आदत है दिखावे की, वो शो ऑफ करते हैं, वो एकदम टॉर में जीना जानते हैं। लड़कियां स्टॉक करेंगी, उनसे प्यार भरी बात करेंगी। आदमी इतना अकेला है, दे वर लाइक यार हमसे कोई इंसान ये भी पूछ रहा है कि तुम कैसे हो, वो उसमें पिघल जाता है। So, males are more emotional than females. Exactly. हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं इमोशनल, दे आर इमोशनल, दे आर सेंसिबल। वरना कोई इतना सेल्फलेस हो कि किसी और के लिए क्यों जिएगा? आदमी सेल्फलेस है, आदमी साइलेंट सैक्रिफाइसेस करता है, इसीलिए वो दूसरों के लिए कमा के लाता है। हम सेल्फिश हैं जो हम अपने अलावा सोचते ही नहीं है कि आज मुझे गिफ्ट्स नहीं ला के दिए, आज वैलेंटाइंस नहीं बनाया, आज सरप्राइजेस नहीं दिए, मेरा बर्थडे नहीं बनाया, एनिवर्सरी नहीं बनाया, मेरे को शादी में जाना था तो मेरे को नया लहंगा नहीं दिलाई। ये हमारी सारी टुच्ची बनती हैं, ये हमारी, जैसे कहते हैं ना कि चिंदीगिरी, ये हमारी गलतियां हैं। आदमी तो कर ही रहा है यार सेल्फलेस होके। वो नहीं लगता कि ये पॉडकास्ट के बाद तुमको और गालियां पड़ेंगी या गालियां पड़ती है? फर्क पड़ता होता तो मैं बोलती। सिर्फ आपके माँ बाप पूछते हैं, या आदि ने बात कही थी कि सिर्फ आपके माँ बाप पूछते हैं कि आपने क्या खाया, बाकी दुनिया सिर्फ ये पूछती है कि आपने कितना कमाया।
सो स्वीट, सो वेरी वेरी नाइस लाइन। मुझे ये भी बोलना है कि ना, फिर उस औरत के प्यार में वो इतना ज्यादा इमोशनल होता है कि एक मोमेंट पे ऐसा भी होता है कि वो अपने माँ बाप को भी छोड़ देता है, Obviously, या अपने माँ बाप को गाँव में रखता है। हाँ, आदमी अपना घर छोड़ने के लिए, माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए क्या आदमी ज्यादा घरेलू है एज कम्पेयर टू हाँ, औरतें? बिल्कुल। औरतों का घर संभालना इस खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, उनको उस चीज़ को लेके घरेलू बोल दिया जाता है। लेकिन आदमी तो इमोशनल भी दे रहा है, फाइनेंशियल भी दे रहा है, फिजिकल भी दे रहा है, वो तो सब कुछ कर रहा है ना। लेकिन उनको कंसीडर तो हम ही नहीं करते हैं कि वो घर संभाल रहा है। उसकी जिम्मेदारी है यार, कमा के लाएगा। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि वो घर संभाल रहा है, वो जिम्मेदारी उठा रहा है। और वो खत्म हो जाता है, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं खत्म होती है। कभी नहीं। हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होंगी आदमियों को लेके। हम हमेशा, अगर किसी आदमी से, किसी भी अपने पार्टनर को लेके देखना, आपका पार्टनर आपसे नाराज होता है ना, तो वो आज की चीज़ों को लेके नाराज होगा। आज आपने ये नहीं किया, आज आपने ये नहीं ला के दिया, आज आपने मुझे ऐसे नहीं बोला। वो ये नहीं देखेगा कि पिछली जो ज़िंदगी थी आपने उसके लिए कितना कर दिया। तो हम लोग तो हमेशा नई नई ख्वाहिशें, नई नई एक्सपेक्टेशंस हम तो बस डाल रहे हैं ना उसके टोकरे में। हम तो वो बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। कब कोई इंसान आके बोलता है कि चल ठीक है, तेरी जो जिम्मेदारियां हैं, तेरे ऊपर जितनी परेशानियां हैं, मैं उसको बांट तो नहीं सकती, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अगर एक औरत आके ये भी बोल देना आदमी के कंधे पे हाथ रख के कि तुम इतना मेरी ज़िंदगी में कर रहे हो हमारे घर को चलाने के लिए, थैंक यू, तुम बहुत कमाल का काम कर रहे हो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आदमी सिर्फ उतने में अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल मान लेगा। और आज मैं इस पॉडकास्ट पे बोल रही हूँ कि जितने आदमी हैं मेरे आसपास, जितने लोग हैं मेरी ज़िंदगी में या फिर आपके आसपास, उन सबको थैंक यू। चाहे वो भाई है, चाहे वो बाप है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो ऑटो वाले भैया हैं, चाहे वो आपके घर में दूध पहुँचाने वाले भैया हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी इंसान है, कोई भी आदमी है, उसको एक बार थैंक यू बोल देना। वो कभी ये नहीं पूछेगा क्यों, और ना उसे बताना क्यों, सिर्फ ये बोलना कि बस ऐसे ही। उसके चेहरे की मुस्कान देखना। आप उसको एक बार थैंक यू तो बोल के देखो, उसको लगेगा कि हाँ यार, मैं जितना कर रहा हूँ ना वो शायद सफल हो गया है। हम कब थैंक यू बोलते हो? हम अपने पापा को कभी थैंक यू नहीं बोल पाते कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे पीछे कमा कमा के दे दी। वो खुद भूखे सोए होंगे लेकिन कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाया। ये हमारे बापों ने, हमारे भाइयों ने इतना सब कुछ कर दिया यार। बेसिकली हम अच्छा ही नहीं बताते, लेकिन जो कमी है उसको हम बहुत जल्दी एड्रेस करते हैं। ये एक शेर मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ इस कदर नुक्स निकाल रहे हैं लोग मुझ में। ये आदमियों के लिए बड़ा फिट बैठता है कि कुछ इस कदर नुक्स निकाल रहे हैं लोग मुझ में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। वाह वाह वाह। हम आदमियों को खुदा समझ के बैठे हैं कि वो कभी कोई गलती नहीं कर सकता, और अगर गलती करें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम उन्हें इंसान मानते ही नहीं है। सो मुझे बताइए, अगर मैं मेल फीमेल का रोल ही स्वाइप कर दूं, तो फिर फीमेल इन द पोजीशन ऑफ मेल क्या रिएक्शन होगा बीइंग अ फीमेल? हम हर चीज़ जताएंगे, हम छोटी छोटी चीज़ें जताएंगे। अगर मैं घर में 1 किलो आटे का भी पैकेट लेके आऊँगी ना, मैं उसकी कीमत गिनवा दूंगी कि अरे यार आटा बहुत महंगा हो गया है, टमाटर बहुत महंगे हो गए। मैं गिनवाऊंगी अगर मैं मंडी जाके 1 किलो सब्जी लेके आ जाऊँ तो। लेकिन जब हम आदमियों को फ़ोन करते हैं, 1 किलो टमाटर लिया ना, 5 किलो आटा लिया ना, ये कपड़े लिया ना, ये किताबें लिया ना, यार वो हिसाब में से कटता नहीं है कभी भी। वो तो अनप्रेडिक्टेबल रहता है। हाँ। एंड फिर हम लिटरली ये सवाल पूछते हैं, अभी तो सैलरी आई थी, कहाँ चली गई? हम ये थोड़ी सोचते हैं कि ये जो सैलरी गई है ये भी तो पेट्रोल का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, खाने पीने का भी खर्चा होता है, राशन का खर्चा होता है, फीस का, इंश्योरेंसेस का, कितने खर्चे होते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, कितने खर्चे होते हैं। एक 40,000 की नौकरी में एक आदमी जो है वो अपने घर में माँ बाप, बच्चे, बीवी सबको पाल लेता है। और उसके बाद अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए भी उसके पास बैकअप प्लान रहेगा। औरतें जो पर्दे में थी वो बेहतर थी। हाउ यू विल जस्टिफाई योर स्टेटमेंट? ये बहुत ज्यादा बैकलैश आया था स्टेटमेंट पे। मैंने ये एक कंटेक्स्ट में कहा था कि आज के डेट में न्यूडिटी इज द नेक्स्ट वे ऑफ गेटिंग पॉपुलैरिटी एंड टॉकिंग अबाउट सेक्स
is the next term where you can say you are educated. मतलब कि अगर आपको अपने आप को बड़ा हुआ दिखाना है तो आप सेक्स के बारे में खुल के बात करो यार, सेक्सी तो है ना। जबकि एक इंसान के लिए एटलीस्ट इन इंडियन कल्चर, मेरे को बाकी मैं वेस्टर्न कल्चर के बारे में बात नहीं करूँगी, इंडियन कल्चर में चाहे एक औरत हो, वो सेक्स के बाद एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है इमोशनली, उसका इमोशनल बिल्डअप उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और एक आदमी का भी सेम होता है, उसका भरोसा आ जाता है उस औरत के ऊपर। तो इट इज़ नॉट जस्ट दैट सेक्स, लेकिन आप उसको इतना नॉर्मलाइज कर दो कि आप किसी के साथ भी कर सकते हो, आप कितनों के साथ भी कर सकते हो, देन यार यू आर नथिंग लेस देन अ होर, बीइंग ब्लंट। तो और ये जो मैंने पर्दे वाली बात कही थी, वो ये कही थी कि ये जो आजकल की लड़कियां हैं ये भूल चुकी हैं कि मर्यादा क्या होता है। पहले के ज़माने में कपड़े बदले जाते थे पर्दे लगा के, दरवाजे बंद करके, इवन आपका शौहर भी होगा ना तो भी आप एक शर्म रखोगे और उसको बोलोगे कि मैं कपड़े बदल रही हूँ, आप बाहर चले जाओ। आजकल कपड़े बदले जाते हैं फ़ोन का कैमरा ऑन करके। मुझे उस चीज़ से तकलीफ़ है कि आप उसको फेमस होना मान रहे हैं, लोग आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित नहीं हैं। सॉरी, अगर आप अपने आप को बिना कपड़ों के दिखा के, अपनी कमर, अपनी बॉडी पार्ट्स दिखा के ये समझ रहे हैं कि ओह मैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ और बहुत मैंने बड़े काम कर लिए हैं, तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है, जिनको बदला जा सकता है। कपड़ों को लेके लोगों की सोच बदलना इज़ नॉट अ बिग डील। आप मंदिर में जा रहे हैं तो आप बिना कपड़ों के नहीं जा सकते हो, आप दरगाह में जा रहे हो तो आप बिना सर पे ढके नहीं जा सकते हो। वो उस जगह की मर्यादा, उस जगह की इज्जत होती है। तो वही इज्जत होती है, आप अपने बाप के सामने बिना कपड़ों के नहीं जा सकते हो। वो एक शर्म अपनी आंखों में होती है। वो कहते हैं ना कि इंसान की आंखों में शर्म होनी चाहिए, तो वो जो पर्दा है उनकी आंखों में होना चाहिए। कपड़े पहन लेने से कोई इंसान संत नहीं हो जाता और कपड़े उतार देने से कोई इंसान कैरेक्टरलेस नहीं हो जाता। कहने का मतलब ये है कि पहले पर्दे में रखा जाता था ताकि कोई दूसरा आदमी उनके ऊपर बुरी नजर ना डाले, ठीक है। वो औरतों को पहले छुपा के रखा जाता था क्योंकि पहले मुगल्स का इन्वेजन इतना ज्यादा था कि यार औरतों को घर से उठा के लेके जाते थे, इसलिए उनको छुपा के रखा जाता था कि यार हमारी औरतें अगर छुपी रहेंगी तो बची रहेंगी। वो उनकी इज्जत बचाने के लिए होता था। अगर आज भी मैं कह रही हूँ कि पर्दे में रहना और वो कहते हैं ना अपने आप को छुपा के रखना है, तो वो इज्जत बचाने के लिए मैं कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई भी राह चलता इंसान किसी भी लड़की को देखे ये बोले क्या यार इसका तो मैंने सब कुछ देखा हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स हैं? ऑब्वियसली सोशल मीडिया ने पॉपुलैरिटी को, स्टारडम को इतना ज्यादा आम बना दिया है कि लोग उसके तरीके ढूंढ रहे हैं। क्रिंज कंटेंट वायरल होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि यार लोगों को फन चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। पहले भी पॉर्न मूवीज चलती थी, लोग देखते थे, लेकिन उसके बारे में बात तो नहीं करते थे ना, हल्ला मचा के, ठीक है। पहले भी वो चीजें होती थी, सब चीजें होती थी पहले भी। ऐसा तो नहीं है कि हमने ही इस दुनिया में आके हमारी जनरेशन ने सेक्स का कल्चर चालू किया है। वी आर नॉट द वंस ना, वी आर नॉट द फर्स्ट वंस टू डू दिस, पहले से चला आ रहा है। लेकिन उसका तुम ढिंडोरा पीट रहे हो अपने आप को वोक सोसाइटी दिखाने के लिए, अपने आप को एजुकेटेड, अपने आप को क्लासी दिखाने के लिए। मैं उस चीज के खिलाफ हूँ। अभी मैंने किसी से सुना है कि आदमियों के चेहरे पे झुर्रियां दिखाई देती है, औरतों के चेहरे पे मेकअप। सो यू एग्री विद दैट? ऑब्वियसली। ओके, तो इसी बात के साथ मैं उस आदमी को बुलाना चाहूंगा जिससे आपने शादी की है, आदित्य। सो आदित्य, वेलकम। आप दोनों मिले, आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, अब बात घर पे गई, उसके बाद क्या हुआ? इतनी आसानी से तो गई नहीं थी। एक तो सर मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि हरियाणा में अगर अदर कास्ट में शादी होना तो इसका मतलब है कि आपने यमराज को मिस कॉल दे दी। अच्छा। वो आपके ऊपर है कि वो उठाए या ना उठाए। तो अच्छी बात यह कि हमारे टाइम पे उठाई नहीं उन्होंने। अच्छा। तो मसले काफी हुए, काफी धमकियां वगैरह रही, काफी चीजें हुई। कैसे था? तो क्या धमकियां थी, क्या किसकी तरफ से थी? मेरे तो मान जाते हैं। तो लड़के वाले फैमिली ये होता है चलो यार लड़के को पसंद है, बेचारे को कर दो, है ना, वैसे बेचारा स्ट्रगल कर रहा है बॉम्बे में। इनके लिए थोड़ा सा हार्ड था क्योंकि एक तो दूसरी कास्ट से आते, ये शर्मा है जो ब्राह्मण होते हैं, मैं यादव हूँ जो यदुवंशी राव साहब जो बोला जाता है, तो इनकी तरफ से थोड़ा सा ना था।
अच्छा। वो ये था कि यार हम दूसरे कास्ट में नहीं कर सकते, लोग क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, क्योंकि इनके कल्चर में या इनके समाज में आज तक किसी ने ऐसा कभी किया नहीं था। तो एक कभी भी आप किसी सोसाइटी की एक लाइन क्रॉस करने जाते हो, जब आप पहले बंदे हो तो फिर तबाही होती है। आपको लड़ना पड़ता है आसपास के लोगों से। तो वो काफी टाइम चला, काफी इनकी मदर ने भी मुझे काफी कुछ बोला कि हम नहीं होने देंगे, हम नहीं करेंगे, बेटा छोड़ दो तुम मेरी बेटी को, दूसरी कास्ट की हम नहीं करेंगे। तो काफी चीजें तो तुमको भी कुछ बोला पेरेंट्स ने? तुम्हारे साथ में भी कुछ गुड ट्रीटमेंट्स हुए? हाँ, मतलब ऑब्वियसली जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और प्यार के बारे में बात करना तो एक तरफ होता है, आप खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हो कि मैं इस इंसान से ही शादी करूंगी, इस इंसान के साथ ही रहूंगी, मुझे आप लोग नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए। तो यू नो हाउ, यू नो व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट विल क्रिएट ऑन पेरेंट्स। तो मेरे घर वालों के साथ भी यही था कि एक तो हम मिडिल क्लास फैमिली, ब्राह्मण, इंटरकास्ट हम कर नहीं सकते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली, जिसे कहते हैं ना, हम एक ऐसे माहौल से आते हैं जहाँ पे लड़कियों का बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात है, नौकरी करना ही बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में एंड यू नो 90% लड़कियां वही हैं कि आप अगर बाहर काम करने जा रही हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप नौकरी भी करने जा रही हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हमें सीधा ये बोला जाता है कि आप ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक आपकी शादी पक्की हो जानी चाहिए और शादी हो जानी चाहिए, फिर अपना घर संभालो, फिर आगे वाले तुम्हारी मर्जी कराएं ना कराएं नौकरी, वो तुम्हारे ऊपर है। इवन हम घूमने के लिए भी हमारे यहाँ पे यही बोला जाता है, घूमने जाना है शादी के बाद, ब्याह के बाद करना जो करना है तुम्हें। हम सोलो ट्रिप्स, ये फ्रेंड्स वगैरह, ये हैंग आउट कल्चर, ये हम नहीं कर सकते हैं। ये 90% सोसाइटी की सच्चाई है। मैं उसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। मेरे माँ बाप का भी यही था कि हम इंटरकास्ट नहीं करेंगे, या तो आप बातों से मान जाओ, नहीं तो फिर दूसरे तरीके होते हैं। हाथ उठा के भी देखा मेरे को, मतलब वो होता है ना, हाउस अरेस्ट करके भी देखा कि अच्छा। घर में बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं समझ जाएगी। इनको सुनाया, मुझे तो सुनाया। ये हाउस अरेस्ट थी तब तुमको पता चला था? हाँ। अच्छा, बात होती थी। बट हमारे केस में ना एक चीज थी कि हम कोड वर्ड में बात करते थे। ओह, आज रिवील कर रहे हो ये चीज आज पहली बार हम बता रहे हैं। अब पता नहीं कैसा लगेगा घर पे सुन के। तो मैं मीत सीरियल कर रहा था उस टाइम पे टीवी का। तो मैं एक वर्ड लिखता था मीत, तो इनकी तरफ से आता था मीत सर। अच्छा। अगर वो मीत सर की जगह कुछ और आया तो मैं रिप्लाई नहीं करता था, क्योंकि हो सकता है नहीं हो रहा है, फोन कहीं और हो किसी के तो पास। हमारी तकरीबन 1 साल 1.5 साल हमारी ऐसी कोड वर्ड में बात होती थी। तो अगर वो कोड मैच नहीं हो रहा तो फिर बात नहीं होती, और या फिर बात ही नहीं हो पा रही 1-2 दिन 2 दिन, तो मैं समझ जाता कुछ गड़बड़ हुई होगी। बट हम चीजों को जितना हो सके फैमिली के फेवर में लाके सोल्व करना चाह रहे थे, और वही हुआ एंड में। तो कैसे मानी दोनों फैमिली? फैमिली को तो मानना ही पड़ता है। बस ये था कि दोनों फैमिली बैठी, दोपहर के 12 बजे बैठी हैं और शाम के 7 बज गए, वो पंचायत खत्म होते होते कि क्यों करें और क्यों ना करें। अच्छा। मेरी फैमिली एकदम रिजिड होके गई थी कि हम मना करके आएंगे, क्योंकि अभी तक तो था कि इनको फोन पे धमका रहे थे। अभी वो वाला इंसिडेंट आया, ये 9 जुलाई की बात है। 9 जुलाई को इनके घर पे जाके मेरे घर से ये सोच के गए कि अब पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, इनके माँ बाप को जाके बोल के आएंगे कि भैया हमारी बेटी का वो पल्ला छोड़ो, हमारी बेटी से दूर हो जाओ, अपने बेटे को समझा लो, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड मेरे घर वाले गए हैं, इनके पास पहुंचे हैं, और वही दोपहर 12 से शाम के 7 तक मीटिंगें चली। एंड में मतलब सारी बातें बोली गई, क्यों करनी चाहिए क्यों नहीं। मतलब इनकी मदर को मनाने के लिए मैंने ये तक बोला कि मैं 7 तरीके की कड़ी बनाता हूँ क्योंकि उनको कड़ी बहुत पसंद है। मैं हलवा बना लेता हूँ, आलू का, गाजर का, घिया का, बेसन का, हर तरीके, मतलब सारी चीजें बोल के देख ली, तब भी नहीं मान रहे। तो एंड में मेरे फादर हुए थोड़े से फ्रस्ट्रेट। वो हरियाणा का आदमी, आपको पता है। उन्होंने यार देखो सिंपल सी बात है, आपके लड़के को मेरी लड़की और मेरे लड़के को आपकी लड़की पसंद है, करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। कल को अगर मेरा लड़का आपके लड़के को लेके भाग गया, मेरे पास मत आना, सिंपल सा फंडा। तो फिर वो ये लगता है कि यार चलो इतनी हो ही गई तो क्या करना, कि चलो कर दो। बट अच्छी चीज ये है कि जो लोग उस वक्त इनके घर वालों को मना कर रहे थे, अब वही बोलते हैं कि कभी लाओ घर पे, फोटो खिंचाए, बैठे खाना खाए। तो हमारी तरफ से तौबा है उनके लिए। ऑनर किलिंग्स के बारे में आपकी क्या राय है दोनों? क्योंकि आप लोगों ने जिस मोमेंट से आप निकले हो, मतलब इट वाज द वर्स्ट फेज। एग्जैक्टली। तो व्हाट इज योर ओपिनियन एंड क्या वो एग्जिस्ट करती है? देखो, एग्जिस्ट करती है। लड़कियों को, लड़कों को इज्जत के नाम पे मार दिया जाता है, और मैं ये कहती हूँ कि कोई इज्जत आपके बच्चों की खुशियों से बड़ी नहीं होती है।
हाँ, अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपके बच्चे के लिए सही नहीं है, उन लोगों की ज़िंदगी आपस में सही नहीं गुजरेगी, या फिर वो ऐसा क्रिमिनल है कि यार वो आपके ही बच्चे को ख़त्म कर देगा, तो आप एक पल को सोचे भी। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि दोनों बच्चे आपस में खुश हैं, तो फिर ये खुशी से बढ़कर क्या होगा? आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की खुशियों के लिए तो जीते हो, और आज अचानक से आके सिर्फ एक शादी के फैसले को लेके, मतलब माँ बाप ना थोड़ा शादी के डिसीजन को अपने ईगो पे ले जाते हैं कि नहीं, हमने तुमने इतना पाला पोसा बड़ा किया वो इस दिन के लिए कि भाई तुम हमारे मर्जी के खिलाफ जाके शादी करोगे। जबकि आज का दौर ये आ गया है कि आपको उस इंसान के साथ शादी करना चाहिए जहाँ पे ना आपको आपके दिमाग में शांति महसूस हो, आप सुकून से बैठ सको। ये ना हो कि दो लोग साथ में आपस में बैठ भी रहे हैं और वो तो ना कि दुनिया की इतनी परेशानियों के बाद में आप अगर घर में आओ और घर में आके भी सिर्फ लड़ाइयाँ, उलझने, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, देन उस शादी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड अब वो टाइम भी नहीं रहा है। पहले तो लड़कियों को कुछ नहीं पता होता था, तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को निभा जाती थी। आजकल लड़कियां भी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, वो हर चीज़ में आगे काम कर रही हैं, वो डिसीजन मेकिंग में आगे आके काम करती हैं। आदमी भी डिसीजंस ले रहा है, फाइनेंशियल चीज़ें संभाल रहा है, तो दोनों की ज़िंदगी में इतनी टेंशन, इतनी उतार चढ़ाव हैं। यहाँ पे माँ बाप भी आके अगर उनके ऊपर एक बोझ डाल देना कि नहीं, तुम्हें एकदम अनजान इंसान के साथ जाके अपने ज़िंदगी के 50-60 साल गुजारने हैं, जो तुम्हें गारंटी नहीं है कि तुम्हारे उसके साथ बने ना बने, वो तकलीफ देता है। और एक चीज ये है ना सर कि आज के टाइम में अदर कास्ट में शादी करना बहुत आम बात है। हाँ। और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई शादी चली है तो वो अदर कास्ट वाली चली है। उसके पीछे एक लॉजिक है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले जमाने में ना लोग एक ही कस्बे में रहते थे, घरों से बाहर नहीं निकलते थे। ज्यादा से ज्यादा अगर नौकरी करनी है या कुछ काम करना है तो दूसरे गांव चले गए। अब लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, दूसरे शहर, दूसरे देश जा रहे हैं, अलग तरीके के लोगों से मिल रहे हैं, अलग विचार पसंद आ रहे हैं, उनकी चीजें पसंद आ रही है, हमें उनकी, उन्हें हमारी पसंद आ रही है, शादियां हो रही है। अदर कास्ट में शादियां इसलिए चल जाती हैं, जो मेरा मानना है कि हम उनके रिलीजन को समझने में, उनका खान पान समझने में इतना वक्त लगाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि शादी कितनी लंबी चल गई। ट्रू। जब सेम कास्ट, सेम इंसान, सेम विचार में शादी हो जाती है ना, तो हमें लगता है ये तो मुझे पता ही था, तुम क्यों बता रही हो। वेरी ब्यूटीफुल। तो वो टकराव पैदा होता है। अगर दो पत्थर एक साथ रखोगे, दो थालियां एक साथ रखोगे, वो बजेंगी। लेकिन अलग अलग तरीके के, अलग अलग माइंडसेट के दो लोग बैठाओगे तो वो विचार करते हैं। अब इसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए, कि एक इंग्लिश वाला ही और एक हिंदी वाला ही हो, वो भी ना हो, है ना। फिर वो ये सारी चीजें। सो आदित्य, मुझे बताओ कि ये ऑनर किलिंग जब आज भी चल रही तो वो एड्रेस क्यों नहीं हो रही है? गवर्नमेंट उसको, मतलब वो हाईलाइट क्यों नहीं हो रही है? मास लेवल पे नहीं है, बट अंदर है वो सर। इसलिए है ना क्योंकि माँ बाप ना अपनी सोच बदल नहीं पा रहे हैं। कुछ घर ऐसे हैं, हर कोई बदल भी रहा है, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हमने ये कर दिया तो जिनके लिए हमने ये कहा था कि तेरी बेटी ने ये कर दिया, तो हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उसको मार दिया जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और ये हमारे आसपास की ही बात है। एक लड़का था, एक लड़की थी, सॉरी, उसे किसी लड़के से प्यार वो घर छोड़ के भाग गए। उनके घर वालों ने उसे ढूंढा। तकरीबन 6 महीने बाद उसके घर वालों ने उस लड़की से कांटेक्ट किया और ये बोला कि तुम्हारी शादी करवा देंगे बेटा, इज्जत की बात है, घर आ जाओ। वो लड़की उस लड़के को लेके घर आई। उस लड़के को बोल दिया कि बेटा तुम जाओ अपने घर वालों से बात करो, कल हमारे घर लेके आना। रात को वो लड़की सोई है, रात को उसके बाप ने उसके सर पे हथौड़ा मार दिया और वो लड़की खत्म। ये हो रहा है इज्जत बचाने के लिए। अगर आपको इज्जत बचानी है तो ये भी बोल सकते हो ना कि भाग गई, हमें नहीं पता, खत्म बात। इज्जत बचानी है तो आप गायब हो जाओ ना। तो बेसिकली आप अपनी झूठी इज्जत और झूठी शान के लिए आपने जिस बच्ची को बड़ा किया, आप उसी को मारने पे राजी हो जाते हैं। तुम लोगों का क्या मैसेज है ऐसे कपल्स के लिए जो प्यार करते हैं, फिर वो हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई भी हो, ऐसे कपल्स के लिए तुम दोनों का क्या मैसेज है? कि सर मेरा तो ये है कि छुपके मत करो। दोनों एक तो पक्का करो कि हाँ जिंदगी बिता सकते हो या नहीं, इस चीज पे क्लियर हो जाओ। अगर मजे के लिए हो तो भैया तुम अपने घर, तुम अपने घर। अगर निभा सकते हो, और कैसे निभाओगे ये पूरा वर्डिंग में याद रखो, क्योंकि आपको ज़बानी बताना पड़ेगा। ऐसे ही किसी के माँ बाप नहीं मान जाते कि मेरी अपनी बेटी से मेरी शादी करा दो, मैं रख लूंगा। नहीं, कैसे रखोगे बताना पड़ेगा। आप नहीं कमाओगे तो कैसे चलेगा ये भी बताना पड़ेगा। आपको भी पढ़ा लिखा और थोड़ा जिम्मेदार होना पड़ेगा। अगर चोरी छुपे आप कर रहे हो और आप गलत कर रहे हो तो फिर यार आपको भागना ही पड़ेगा। दो चीजें हैं, अगर आप गलत हो ना तो आपको भागना पड़ेगा, और आप सही हो तो आपके माँ बाप मान जाएंगे। ये मेरा मानना है। गलत वहीं हो रहा है जहां चोरी छुपे चीजें हो रही है। निकलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। ओके,
So tell me, आदित्य, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। एक ऐसा फैशन ट्रेंड जो आज भी तुमको समझ नहीं आता। मैं नाम नहीं ले सकता, बड़ा चल रहा है। क्या बताओ? यार वो कुछ भी, वो तकिए वकिए लगा के घूम रहे हैं, वो पता नहीं क्या है वो। तो उर्फी जावेद के बारे में तुम बात कर रहे हो। पता नहीं मुझे। ये शो का नाम बी ब्लंट है तो तुम बोल सकते हो। एनीवेज, वो अपनी सबकी अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स है। सो वन लॉ यू वांट फॉर मेल इन इंडिया। राइट टू बी हर्ड। एक ऐसी कोई अतरंगी चीज करते हुए घर पे पकड़े गए। मतलब बहुत सारी ये सोच रहा है। हाँ, बताओ सबसे फनीएस्ट। मैं कुछ देख रहा था, वो इमरान हाशमी के गाने। ये स्कूल टाइम, कॉलेज? हाँ, मैं स्कूल से घर आया था। हाँ। हॉस्टल में ना कभी टीवी नहीं दिखाया जाता। हाँ। तो उस जमाने में सुनते इमरान हाशमी में गाना आया है बड़ा, तो देखना घर जाके। वो घर पे मैं देख रहा हूँ, इतने में फादर आ गए पीछे से। वो होता ना, हाथ कांपते थे, चैनल भी चेंज नहीं हो रहा था। So thank you, lovely. Thank you, Aditya, for coming and having such a beautiful conversation with us. Thank you so much. Thank you for having us.